आज जो टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो हर एक स्टूडेंट का बहुत ही ज्यादा डाउटफुल टॉपिक रहा है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की मापन की विभिन्न विधियों के बारे में। हालांकि एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी कभी पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की आय विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। यह राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की व्यय विधि को अपने लफ्जों में समझाइए। मतलब इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की तीन विधियां हैं और तीनों विधियों के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे रिलेटेड ध्यान में रखना है कि आप बचेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय से रिलेटेड राष्ट्रीय आय की गणना करना तो आता ही आता है। हालांकि कुछ बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, जैसे यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वहां पर थ्योरेटिकल बन जाता है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की इस विधि को वर्णन कीजिए। तो हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां। राष्ट्रीय आय मापन की विधियां। जब भी हम राष्ट्रीय आय मापन की विधियों की बात करते हैं, बेसिकली इसकी तीन विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि को बोलते हैं उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, हालांकि अब उत्पाद विधि को कम और इसका दूसरा नाम जाना जाता है मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो दूसरा मेथड है जिसको कहा जाता है आय विधि। आय विधि। और तीसरा मेथड है जिसको बोलते हैं व्यय विधि। ये तीन विधियां हैं राष्ट्रीय ज्ञात करने की। हमारे कोर्स में व्यय विधि को बोला जाता है इंग्लिश में एक्सपेंडिचर मेथड, इंग्लिश में भी जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। एंड आय विधि जिसको बोलते हैं हम इनकम मेथड। और वहीं पर है उत्पाद या व्यय विधि, उत्पाद विधि जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। और मूल्य वृद्धि विधि को बोला जाता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। तीनों ही विधि एक दूसरे से अलग है, तीनों ही अलग अलग तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, तीनों में ही फॉर्मूला अलग अलग तरीके से है। तो बेसिक कॉमन चीज है कि तीनों में राष्ट्रीय आय की गणना ही करनी है, तीनों में नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करना है। अब कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। प्रोसेस अगर समझ में आए तो उसको थ्योरी में कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट कीजिए, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस पहले समझ में आनी चाहिए। एक एक करके हम आज तीनों ही मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैल्यू एडेड के बारे में बात करेंगे, इनकम के बारे में बात करेंगे, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। तो आपको फोकस करना है यहाँ पर। कोई डाउट होता है तुरंत कमेंट में लिख देना, सर ये प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है उत्पाद विधि, या फिर इसको बोला जाता है मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि। हालांकि उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन फिर भी इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि के अंतर्गत समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग किया जाता है। तो लेकिन जब भी हम अंतिम वस्तु और सेवाओं की बात करते हैं तो उसके मूल्य को योग करेंगे, तो ये होता है उत्पाद विधि, क्योंकि उत्पाद को ही अंतिम वस्तु और सेवा कहा जाता है। लेकिन मूल्य वृद्धि विधि थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हर एक उत्पादन स्तर पर कितना उत्पादन मूल्य हुआ है उसकी बात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग किया जाता है इस विधि के अंतर्गत, और इसके अंतिम सेवाओं के मूल्य के योग को बोलते हैं क्या चीज, उत्पाद मूल्य। क्या नाम कहा जाता है, उत्पाद मूल्य, जिसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट के नाम से जाना जाता है। अब बात ये करेंगे उत्पाद जो उत्पाद मूल्य की गणना कैसे होती है। देखिए, अगर हम उत्पाद मूल्य की गणना की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है बिक्री, यानी कि सेल्स प्लस स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन, दैट मीन्स चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अगर कुछ जो है 100 उपभोग मूल्य कुछ अगर अपने लिए रखा जाता है तो उसको ऐड कर देते हैं सेल्फ कंजम्पशन। हालांकि बहुत ही कम होता है,
सेल्फ कंजप्शन वैल्यू जो अपने लिए होता है। ठीक है, तो इन तीनों ही चीज को कि कितना हमने बेच दिया, बेचने के बाद हमारे पास कितना रह गया, स्टॉक में परिवर्तन, और स्टॉक में परिवर्तन की अगर बात करते हैं इसकी गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक। ठीक है, आरंभिक स्टॉक यानी कि क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा, और 100 उपभोग मूल्य कितना हमने, तो इससे उत्पाद मूल्य आ गया, वैल्यू आउटपुट। जैसे कि मैंने कहा कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के अलग अलग सेक्टर होते हैं, तो हर सेक्टर के उत्पाद मूल्य की गणना करिए, लेकिन नॉर्मली उत्पाद मूल्य ही सही नहीं होता है कि हमें यह पता करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद कितना वैल्यू हमने जनरेट किया है वो नहीं आया, कितना वैल्यू का हमने सामान बेचा वो आया। कि हमें पता है किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए बहुत सारे मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी जुड़ा रहता है, जिसको कहते हैं कॉस्ट, लागत। तो जैसे ही हमारा ये वाला पॉइंट हो जाता है, इसके आगे अगर बढ़ते हैं, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, चेंज करने वाले हैं, तो इसके अगर आगे बढ़ते हैं उत्पाद मूल्य के बाद, तो यहां पर इससे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मूल्य वृद्धि की, मूल्य वृद्धि यानी कि वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड की गणना करेंगे। तो वैल्यू एडेड का कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बच जाता है, जो भी हमारे पास उत्पाद मूल्य है, उत्पाद मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें से क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस कर देना है मध्यवर्ती मूल्य को, मध्यवर्ती मूल्य या मध्यवर्ती उपभोग, कुछ भी कह दीजिए। जैसे 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं, 80 रुपए का खर्चा हुआ, तो इसको बोलते हैं हम मध्यवर्ती। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसी खर्चे को यहाँ पर मध्यवर्ती मूल्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, ये आ गया। अब इतना हो गया, उत्पाद मूल्य की गणना हमने कर ली। उत्पाद मूल्य की गणना करने के बाद हमें यह पता करना पड़ता है भाई उत्पादन के तो विभिन्न सेक्टर है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के बेसिकली 3 सेक्टर होते हैं, 3 उत्पादन सेक्टर होते हैं, तीनों ही सेक्टर में कितना उत्पादन की गणना हुई है, हमें इस बात की गणना करेंगे। तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि कैलकुलेट करेंगे, उसको जोड़ेंगे तो वो होता है मूल्य वृद्धि विधि, और डायरेक्टली अगर अंतिम स्टॉक के मूल्य को जोड़ेंगे तो वो होता है अंतिम विधि। हालांकि अंतिम विधि में अंतिम वस्तु कौन सी होगी हमें पता नहीं चलता, कंफ्यूजन होता है। क्यों? जैसा चीनी है, चीनी की अगर बात करते हैं, चीनी को हम अपने घर में प्रयोग करते हैं, वो तो अंतिम वस्तु। वही चीनी अगर एक दुकानदार अपने घर में अपने दुकान में प्रयोग करता है मिठाई के लिए, तो वो होता है मध्यवर्ती वस्तु। तो अंतिम वस्तु किसको माने, इसमें समस्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्य वृद्धि की गणना करते हैं। और मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए हमें क्या करना, तो उत्पादन के अलग अलग स्तर पे जाके मूल्य वृद्धि की गणना करनी पड़ती है। ठीक है, जिससे हमें सकल मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। तो इसके लिए हमें पहचानना पड़ता है एक अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते, उत्पादन क्षेत्र। एक अर्थव्यवस्था में 3 उत्पादन क्षेत्र होते हैं। कितने बेटा? 3 उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र की उत्पाद विधि है तो उत्पादन क्षेत्र, तो यहाँ पर 3 उत्पादन क्षेत्र होते हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये 3 क्षेत्रों में भी वस्तु और सेवा का उपभोग होता है। तो यहां से तीनों क्षेत्रों के कितना उपभोग है वो पता करना पड़ता है। तो इसके लिए स्टेप होता है, हमें सबसे कैलकुलेट करना पड़ता है सकल मूल्य वृद्धि, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, और यही ग्रॉस वैल्यू एडेड को आगे जाके हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी के नाम से जानते हैं। यही जीडीपी एमपी है। तो सकल मूल्य वृद्धि कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों सेक्टर में कितना मूल्य वृद्धि हुआ वो निकालेंगे, यानी कि वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ टर्सरी सेक्टर। इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर है। तीनों ही सेक्टर के वैल्यू एडेड को आपस में जोड़ेंगे। और वैल्यू एडेड क्या अभी जस्ट बताया था, क्या होता है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड की बात करते हैं, दोबारा मैं बता दूं यहाँ पर, वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट
कंजप्शन, ठीक है। जितना भी उत्पादन मूल्य है उसमें से मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटा दिया जाता है, तो इसे सकल मूल्य वृद्धि होती है। या फिर इसकी जगह डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, GVA-MP या फिर GDP-MP। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि हमने कितना बिक्री किया, कितना हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, इसमें से मध्यवर्ती मूल्य को क्या कर दो, माइनस कर दो, मध्यवर्ती मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारा GDP आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा नेक्स्ट में हम निकाल लेंगे शुद्ध मूल्य वृद्धि, शुद्ध मूल्य वृद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुद्ध मूल्य वृद्धि की हम बात करते हैं। शुद्ध मूल्य वृद्धि जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड दैट इज NVA-FC। तो जब इसकी गणना करेंगे तो इसके लिए ऑलरेडी हमने GDP निकाल लिया है, यानी कि GPPN निकाल लिया है। उसमें से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को घटा देंगे, ये हो गया, मूल्यह्रास को घटा देंगे और उसमें से जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और इसके बारे में ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, ठीक है। तो GPMP से मूल्य का G से निकालेंगे तो शुद्ध बन जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष को घटा देंगे तो MP हमारा क्या बन जाएगा, FC बन जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं लास्ट स्टेप में, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की। तो लास्ट स्टेप में हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है NNP-FC। और NNP-FC करने के लिए हमारे पास क्या निकल के आया है, हमने निकाल लिया है जस्ट अभी NDP-FC, यानी कि NDP मतलब NVA-FC एक ही चीज है, शुद्ध मूल्य वृद्धि या फिर NDP-FC एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे विदेशों से बड़ा संसाधन आए, यानी कि NFIA, विदेशों से कितना संसाधन आए, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, हमें राष्ट्रीय आय की गणना मिल जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मली सबसे पहले सकल मूल्य वृद्धि गणना की जाती है, या तो शुद्ध मूल्य वृद्धि पूछा जाएगा या फिर राष्ट्रीय, दोनों में से कोई है, जो भी हो। GDP आ जाएगा, GDP में से आप किसी भी एक चीज की गणना कर सकते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। तो यह है कंप्लीट आपका फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले स्टेप में आप GBMP या फिर GDP निकालो, दूसरे स्टेप पे आपसे कुछ भी होता है बस कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा। रही बात कोई कंफ्यूजन की तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो कंफ्यूजन जरूर दूर कर देंगे। ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब इस मेथड के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहां पर होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसकी बात करते हैं, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। NVA-FC निकालने के लिए कहा गया हमसे, NVA-FC निकालने के लिए कहा जाए कितना, और हमारे पास अलग अलग आइटम दे रखा है, उत्पादन की प्रति इकाई कीमत, उत्पादन बिक्री दे रखा है संख्या, उत्पादन शुल्क दे रखा है, मूल्यह्रास, स्टॉक में परिवर्तन और मध्यवर्ती लागत सब कुछ दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हमें NVA-FC लाने के लिए मैंने कहा 2 स्टेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप में हमें लेके आना है GVA-MP, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसके फार्मूला होता है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन, और इसमें से माइनस कर देना मध्यवर्ती मूल्य को, ठीक है, जो जो दे रखे हैं। तो बिक्री कितना दे रखा है, देखिए प्रति इकाई कीमत दे रखा है 25 और बिक्री की इकाइयां कितनी है 1000। स्टॉक में परिवर्तन देखिए यहां पर दे रखा है माइनस का 500, यानी कि नेगेटिव में है, और उसमें मध्यवर्ती लागत कितना दे रखा है 7000। तो यहां पर जो कितना हो गया 25000 माइनस 7500 कितना हो जाएगा 005, इधर का 14 में से 7 गया 7, इधर बचेगा 1, कितना हो गया 17500। ऊपर यूनिट में कुछ नहीं दे रखा तो इतना ही रखेंगे। ये हमारा पहला आ गया GVA-MP। बट हमसे क्या पूछा गया, नेट वैल्यू एडेड NVA-FC पूछा गया है, NVA-FC, और हमारे निकाल दिया है GVA-MP। तो G से N लाने के लिए घटा दिया जाता है क्या, मूल्यह्रास दिया हुआ है क्वेश्चन में, मूल्यह्रास, और MP से FC लाने के लिए हम घटा देते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि NIT। GVA-MP हम निकाल दिया 17500, मूल्यह्रास देखो यहां दे रखा है कितना 1000, और NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमारे पास
कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, केवल एक ही आइटम दे रखा है, उत्पादन शुल्क, यही हो गया हमारा 5,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेट करो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 17,500 माइनस 6,000, तो ये हो जाएगा 11,500। ये हो गया NBAFC। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन होता है। हालांकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, किस तरह से सॉल्व होता है, ये 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। छोटी मोटी गलती हुई तो एक स्टेप भी सही होने के आपके मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए इस तरह से होता है, बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि। इसका मतलब बाजार निवल मूल्य वृद्धि मतलब NVAMP निकालना है, FCB नहीं निकालना है, NBAMP निकालना है। सेम भाई, सबसे पहले GDP MP निकाल लो। क्या क्या दे रखा है वो देखो, मूल्यह्रास दे रखा है 700, उत्पादन की इकाइयां, प्रति इकाई कीमत, अंतिम स्टॉक दे रखा है, आरंभिक स्टॉक दे रखा है, बिक्री कर दे रखा है, और मध्यवर्ती लागत दे रखा है। ठीक है, चलो क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, GVAMP। फॉर्मूला क्या है इसका, सेम भाई, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती मूल्य, एक ही चीज है, जो दे रखा है वो लिख दो। अब हमारे पास बिक्री दे रखा है, बिक्री की इकाइयां हैं 900, और प्रति इकाई लागत दे रखा है कीमत 440। स्टॉक में परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी कि 1000 माइनस 800, और मध्यवर्ती लागत कितना दे रखा है बेटा, 20,000। सॉल्व करेंगे, 9 4 36, और इधर हो जाएगा प्लस का 200 माइनस 20,000, तो हो गया 36,200 माइनस 20,000, तो यहाँ आ जाएगा 16,200। ऊपर करोड़ है तो यहाँ करोड़ वर्ड जरूर लिखिएगा, करोड़। इतना जैसे हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है NVAMP, सब MP है, निकालेंगे हम। NVAMP इक्वल टू हमारे पास है GVAMP, सब सेम है, खाली G को N में बदलना है, तो मैंने माइनस कर देना होगा मूल्यह्रास को, बस और कुछ नहीं। फार्मूला बन गया, मूल्यह्रास माइनस कर दो, तो यहाँ हो गया हमारे पास 16,200, और मूल्यह्रास कितना आ गया बेटा, मूल्यह्रास सबसे ऊपर दे रखा 700, तो यहाँ हो गया 12 में से 7 गया 5, इधर बचेगा 15। ये हो गया 12 में 7 गया 5, 15 इधर से 15, 15,500, 15,500, ये हो गया आंसर, यहाँ पर लिख दें करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला मेथड, उत्पाद विधि या मध्यवर्ती विधि, जो भी कह लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 मेथड और है, जिसमें दूसरा मेथड है, सेकंड वन इज आय विधि, यानी कि इनकम मेथड। ठीक है, आय विधि में क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है समस्त साधन आयों का योग किया जाता है। समस्त साधन आय, तो समस्त साधन आयोग की बात करते हैं। जैसे नंबर 1 भूमि, भूमि से क्या प्राप्त होता है, भूमि से प्राप्त होता है किराया। ठीक है, दूसरा हो गया पूंजी, पूंजी से प्राप्त होता है ब्याज। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, श्रम, श्रमिकों को क्या मिलता है, पारिश्रमिक, वेतन वगैरह सब कुछ में जुड़ा रहता है। और चौथा क्या हो गया, साहसी, साहसी को क्या प्राप्त होता है, लाभ। ये उत्पादन के साधन है, और उन साधनों से प्राप्त होने वाली आय है। क्या किया जाता है, इन सभी साधन आयों का, साधनों का योग किया जाता है, साधनों का योग। लेकिन एक साधन ऐसा भी, कुछ लोग ऐसे भी होती है जो उनके पास साधन नहीं होते। ठीक है, जिनको बोलते हैं स्वरोजगार, क्या बोलते हैं, स्वरोजगार। तो स्वरोजगारों को जो आय की प्राप्ति होती है, उसको हम मिश्रित आय की श्रेणी में रखते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिश्रित आय। तो ऐसे में इन 4 + 5 को मिला के साधन आयों का योग होता है, और इन साधन आय को योग को बोला जाता है क्या चीज,
एनडीपीएफसी क्या होता है यहाँ पर, ये एनडीपीएफसी हो जाता है। इसको नॉर्मली इसको बोला जाता है घरेलू आय, घरेलू आय साधन आयोग का एक। तो ये सिंपल सा फार्मूला हो गया, केवल इन 5 आयों को जोड़ना होता है। इसके तुरंत बाद दूसरे स्टेप में हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपीएफसी। और नाउ राष्ट्रीय निकालने के लिए जो एनडीपीएफसी है उसमें एनएफआईए नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि विदेशों से मिलने वाली आय को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। बस कंप्लीट हो गया ये मेथड, सबसे इजी मेथड है। लेकिन इस मेथड में भी कुछ चीजें हैं जिसको हमें एक्स्ट्रा अलग से समझना पड़ता है। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं किराया की, भूमि। नंबर 1 भूमि। भूमि से हमें किराया भी मिलता है और भूमि से हमें रॉयल्टी मिलता है। तो अगर रॉयल्टी दे रखा है तो रॉयल्टी भी इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद दूसरा आता है हमारा पारिश्रमिक। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अगर इसको नोट कर लिया तो है ऐसा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। नंबर 2 इज श्रम। श्रम के बदले में क्या मिलता है, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक, अब पारिश्रमिक कई तरीके का होता है, इसके अंतर्गत हम अगर शामिल करते हैं पारिश्रमिक में वेतन या मजदूरी भी शामिल होता है, जो कि किस रूप में दिया जाता है, नकद। इसके अलावा इसमें बोनस शामिल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अन्य जो कुछ भी मिलता है, वर्दी बोनस हो गया, इनको वो जो खाना मिलता है, भोजन शामिल मिलता है, वो शामिल होता है। इसमें टीए शामिल होता है, इसमें डीए मिलता है। इसके अलावा उसको पीएफ भी मिलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा में, सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ता यानी कि मालिक, नियोक्ता का योगदान। अगर ये दे रखा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पारिश्रमिक का एक हिस्सा है, ठीक है। अब अगर खाली पारिश्रमिक दे रखा है, श्रमिकों की पारिश्रमिक, तो कोई दिक्कत नहीं, सब में जुड़ा हुआ। लेकिन अगर वेतन मजदूरी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो आपस में जोड़ लेना होगा, ये कहना है मेरा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, साहसी। साहसी को क्या, साहसी के बदले में क्या प्राप्त होता है, लाभ। लाभ, जब हम लाभ की बात करते हैं, लाभ के 3 अंग है। कितने अंग है, 3। पहला लाभ जाता है, पहला जाता है निगम कर, कर के रूप में, निगम कर। दूसरा होता है हमारा लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। तीसरा हिस्सा होता है अवितरित लाभ। अवितरित लाभ जिसको बांटा नहीं जाता है, या अवितरित लाभ करते हैं, या संचित लाभ के रूप में भी रख सकते हैं इसको, रिटेन अर्निंग, संचित लाभ, ठीक है। एक वो जो लाभ का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाता है, एक वो जो लाभ को स्वामियों को बांटा जाता है, और एक ये। अगर क्वेश्चन में लाभ दे रखा तो सही है, खाली लाभ लो, बाकी से मतलब नहीं है। और लाभ नहीं है तो हमें इन तीनों को आपस में जोड़ना होगा, ये मेन चीज है। और स्वरोजगार की मिश्रित तो पता चल गया, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आय विधि में यहाँ पर भी आपको 2 स्टेप में करना है। पहले स्टेप में सभी साधन आयों को जोड़ दीजिए, एनडीपीएफसी आ जाएगा। दूसरे स्टेप में आप राष्ट्रीय निकालने के लिए एनडीपीएफसी में, या कुछ भी पूछा जाए आप क्या कर लो, एनएफआईए को ऐड कर दो, या फिर एज वेल जो भी पूछा जाए आपसे उस हिसाब से कन्वर्ट करें, ठीक है। ये हो गया आय विधि। आय विधि के बाद अगर हम बात करते हैं, कौन सा विधि है, व्यय विधि। इसका मतलब हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर में क्या किया, इसमें क्या किया जाता है, समस्त अंतिम व्ययों का योग किया जाता है। समस्त अंतिम व्यय, जितने भी एक देश की अर्थव्यवस्था में जितना अंतिम व्यय किया जाता है, तो अंतिम व्यय करने वाले क्षेत्र कौन से होते हैं, सबसे पहले ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पहचानने पड़ेंगे हमें। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सबसे पहला क्षेत्र होता है घरेलू क्षेत्र, परिवार, जो अपनी जरूरतों को पूरा करता है। और परिवार क्षेत्र की आय को बोलते हैं, इसको बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय, मतलब अपनी खुद की जरूरतों पर किया जाने वाला व्यय। इसको शॉर्टकट में कैपिटल सी से शो करते हैं। दूसरा जो व्यय है, इसको बोलते हैं हम क्या चीज,
उत्पादक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन करने के लिए व्यय करने पड़ते हैं। तो उत्पादन करने के लिए जो भी व्यय होता है इसको बोलते हैं सकल पूंजी निर्माण। हालांकि सकल पूंजी निर्माण को दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, निवेश। उत्पादन करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं वो निवेश होता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से। तीसरा जो वो क्षेत्र है वो है सरकार। सरकार के द्वारा देश के विकास के लिए भी तमाम व्यय किए जाते हैं। सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय को कहा जाता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये प्रमुख तीन क्षेत्र हो गए। जो चौथा क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का वो है शेष विश्व, क्योंकि हमें अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए शेष विश्व पर भी निर्भर करना पड़ता है और इसको बोलते हैं शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात, और शुद्ध निर्यात की गणना करने के लिए यूज किया जाता है जितना भी हमने निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, और जितना भी बाहर से हमने इंपोर्ट किया, दैट इज फॉर्मूला हो जाता है इसका x माइनस एम। तो नॉर्मली एक अर्थव्यवस्था में चार प्रकार के व्यय होते हैं। घरेलू क्षेत्र के द्वारा अपनी घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए, उत्पादकों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सरकार के द्वारा देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और फिर शेष विश्व में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इन चारों ही प्रकारों के व्ययों का योग किया जाएगा जिसको बोलते हैं कुल व्यय। क्या बोलते हैं, कुल व्यय। और इसी कुल व्यय को नॉर्मली हम बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं, जीडीपी। मतलब व्यय विधि में सबसे पहले स्टेप में हम जीडीपी निकालते हैं। नॉर्मली अगर यहाँ पर फॉर्मूला की बात करते हैं तो यूज होता है जीडीपी एमपी इक्वल टू निजी अंतिम उपभोग व्यय सकल पूंजी निर्माण, इसमें बढ़ रहा था सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण आई प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध। तो यहाँ पर जीडीपी आ गया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जीडीपी से कन्वर्ट करेंगे जो भी हमें चाहिए। हमें नेशनल इनकम चाहिए, राष्ट्रीय आय चाहिए, यानी कि एनएनपीएफसी चाहिए। तो निकाल लो जो भी जीडीपी आया, जीडीपी में से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को, ठीक है। इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे एनएफआईए को, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय आय आ गया। क्या इतना ही इनफ है? इतना नहीं है, इसमें एक पॉइंट है, ये जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नोट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा वो देखिए। अगर हम इसको याद रखने की बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है सेकंड वाला, उत्पादन क्षेत्र, इसको बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, इसको बोलते हैं नॉर्मली क्या चीज, निवेश, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है स्थिर निवेश और दूसरा होता है स्टॉक निवेश, ठीक है। तो यहां पर जो स्थिर निवेश होता है इसका नाम होता है सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण के नाम से दिया जाता है यहां पर। और स्टॉक निवेश में मतलब स्टॉक में परिवर्तन के नाम से दे रखा होता है, स्टॉक में परिवर्तन। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं, ध्यान में ये रखना है कि अगर इस नाम से दे रखा है तो आपको उसमें स्टॉक में परिवर्तन भी आपस में जोड़ना होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल होता है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर स्थिर बढ़ है तो इसमें स्टॉक में परिवर्तन, और स्टॉक में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है ना अंतिम स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक करके ही स्टॉक में परिवर्तन निकाला जाता है। एक चीज और है, ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण है। सकल का मतलब मूल्यह्रास। अगर यहाँ पर शुद्ध घरेलू आ जाए, क्या आ जाए, शुद्ध घरेलू आ जाए, तो जीडीपी ना आके क्या निकल के आता है, एनडीपी निकल के आता है। तो शुद्ध में ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर सकल की जगह शुद्ध रखा है तो यहाँ पर जीडीपी नहीं आएगा, एनडीपी आएगा, क्योंकि शुद्ध का मतलब ऑलरेडी मूल्यह्रास से हट गया। तो ये दो विधियां मैंने बता दी अभी, पहले तो बता दी न्यूमेरिकल, अब दोनों विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी बात करते हैं, ठीक है। आय विधि और व्यय विधि। हालांकि एग्जाम में अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने लिया है जहां पर एक ही क्वेश्चन में दोनों निकालना है। निम्न आंकड़ों की सहायता से आय विधि तथा व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए।
ठीक है, हमें आय विधि और व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। क्या दे रखा है? आय विधि द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं आय विधि यानी कि इनकम मेथड। और आय विधि में मैंने आपको कहा आयों का योग किया जाता है, हमें केवल इनकम को लेना है। और यहां पर भी दो स्टेप यूज कीजिए। सबसे पहला स्टेप में हमें निकल के आता है एनडीपीएफसी। सभी प्रकार के आयों का योग करेंगे। जो जो आय दे रखा है, क्या दे रखा है? यहाँ पर लाभ दे रखा है। ठीक है, ये आपका इनकम मेथड है, लाभ। और क्या दे रखा है यहाँ पर? कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, मतलब कर्मचारी को जो मिलने वाला है। इसके अलावा ब्याज हो गया, लगान हो गया, और कुछ है यहाँ पर स्थायी पूंजी का उपभोग, शुद्ध निर्यात, निजी, और कुछ भी नहीं है। तो इन चारों आइटम को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़िए, क्या दे रखा है यहाँ पर? लाभ प्लस कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस ब्याज प्लस लगान। ठीक है, चारों आइटम को जोड़ देंगे। तो ये हो गया लाभ हमारे पास 200। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति देखिए कितना दे रखा है, नहीं समझ में आया तो डंडा लगा लीजिएगा आगे, 350। ब्याज हमारे पास दे रखा है 60 और लगान दे रखा है 70। ठीक है, ये हो गया 60 प्लस 70, सबको ऐड कर देंगे 500। ये हो गया 7 6 13, 13 और 5 18, 5 और 1 6, ये हो गया 680 करोड़ दे रखे। तो यहाँ पर करोड़ लिख दो। हमसे राष्ट्रीय पूछा गया, ये एनडीपीएफसी आया। अब निकालेंगे हम क्या चीज? एनएनपीएफसी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? एनडीपीएफसी, इसमें ऐड कर देंगे एनएफआईए यानी कि विदेशों से प्राप्त उत्साधन आय। वो कहां पर है? देखिए इधर रखा है विदेशों से प्राप्त उत्साधन है माइनस का 50। तो यहां पर हमारे पास हो गया 680 प्लस माइनस का 50 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 630 करोड़। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब इसी में दूसरे में पूछा गया कौन सा विधि? व्यय विधि। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पर सभी व्ययों का व्यय जो हमने ले ली उसको छोड़ के जो व्यय दे रखा है, निजी अंतिम भोग व्यय दे रखा है, सरकारी अंतिम भोग है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है, स्थायी पूंजी को भोग, शुद्ध निर्यात, सब कुछ दे रखा है। हमें पहले स्टेप में निकालना है क्या चीज? जीडीपीएमपी। सभी प्रकार के व्ययों को जोड़ देंगे। सभी प्रकार के व्यय यानी कि दूसरा वाला निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा इसलिए नंबर डाल दे रहा हूं, प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात। ठीक है, ये चारों आइटम को हमें जोड़ देना है। जब चारों आइटम को हमारे पास जोड़ देना है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू रखेंगे। सेकेंड वाले की वैल्यू दे रखा है 440, थर्ड वाले की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 250, फिफ्थ वाले की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 90, और सेवेंथ वाले की शुद्ध निर्यात दे रखा है माइनस का 20। ये हो गया माइनस का 20, जोड़ देंगे। ये हो गया हमारे पास 9 5 14 4 18, इधर 6 और 1 7, 780 माइनस 20, तो ये हो गया 760 करोड़। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनएनपीएफसी राष्ट्रीय आय। दिया क्या है? जीडीपीएमपी, इसमें से हमें मूल्य ह्रास को माइनस कर देना है। तो जी से एन बन जाएगा, डी से एन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनएफआईए को जोड़ देना पड़ेगा, और एमपी से एफ लाने के लिए एनआईटी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। अब जीडीपी एमपी हमने कितना निकाला है? 760। मूल्यह्रास ढूंढिए कहां पर है? मूल्यह्रास देखिए, मूल्यह्रास दे रखा है यहाँ पर स्थायी पूंजी का उपभोग को मूल्यह्रास कहते हैं, ये हो गया 20। विदेशी उत्साधन कितना दे रखा है? माइनस का 50, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना दे रखा है? 60। तो ये हमारे पास कितना हो गया बेटा? ये हमारे पास हो गया, तीनों माइनस के हैं, 760 माइनस 50 110, और ये हो गया 130, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 630 करोड़। देखा एक चीज है, चाहे हम किसी विदेश से निकाले, राष्ट्रीय एक समान आता है, एक जैसा होता है। यहाँ पर भी 630 है, यहाँ पर भी 630 है, और आंसर आ गया। तो ये रहा आपका आय राष्ट्रीय निकालने की विभिन्न प्रकार की विधियां। तो इन विधियों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है। कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार का कि आपने कैसे करना किया है, किस तरह से होगा, तो जरूर पूछिएगा।
डाउट मन में नहीं रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज को रिवीजन करवा रहा हूँ। हालांकि मैं वन शॉट भी लेके आऊंगा जहां पर हर चीज को डिटेल से बताऊंगा दोबारा फिर से एग्जाम तक लगातार कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस चलती रहेगी। बस आपको साथ देने की जरूरत है कि आप मेरे साथ बने रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम आप मेरे साथ हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एंगेज हो जाइए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।